एवरीवन, आप सभी का एमपी जॉब अपडेट के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसको लेकर आपको अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। मतलब आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की जो भर्ती निकली हुई है और इसमें 19,000 से ज्यादा पोस्ट है। डेट बढ़ गई है, 7 जुलाई हो गई है। तो इसमें अभी भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके पास ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्म फॉर्म ही देख लेते हैं कि आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है और उसमें क्या क्या आपको फिल करना है। पहले फॉर्म देख लेते हैं पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या मस्ट है, क्या चाहिए ही चाहिए। सेकंड, एक बात और कि अगर आपका चयन हो जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए, जिसके भी लिए आपने फॉर्म भरा है, तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको छुट्टी कितने दिन की मिलेगी। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका किसी भी जॉब में आपका चयन किया जा रहा है तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। तो आज इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी में हम देखेंगे, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। तो हम डायरेक्ट सबसे पहले फॉर्म देख लेते हैं। उस पे मैंने पहले ही टिक करके रख लिया था फर्स्ट प्रायोरिटी में देख के कि सबसे पहले आपको कोई भी कंफ्यूजन है। ये देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के चयन हेतु आवेदन पत्र, आपका ऐसे कुछ दिखेगा आपको यहाँ पर। जहाँ पर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है। ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अपने जिले का नाम, ये सब कुछ। और आप कहाँ से फॉर्म डालना चाहती हैं, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं क्रमांक जिसके लिए आवेदन आप कर रहे हो यहाँ पर डालना है। आपका नाम, आवेदिका का नाम, अगर आपके पति या पिता जो है उनका नाम, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पर। और आधार आपका देख लीजिए, आपका आधार लगेगा, आधार क्रमांक। तो ये मस्ट है, मैं जो चीजें बता रही हूँ ये आपको जरूरी है क्योंकि इनके लिए बॉक्स दिए हुए हैं और आपको ये भरना मस्ट है। मतदाता सूची या बीपीएल सूची का क्रमांक डालना है आपको। मतदाता सूची का क्रमांक, अगर आप बीपीएल में नहीं आते हैं तो नहीं डालेंगे। आवेदिका का मतदाता सूची में क्रमांक क्या है वो डालना है। बीपीएल मतदाता सूची में आवेदिका का नाम ना होने की स्थिति में पिता या पति के नाम का सरल क्रमांक। ये देखिए, अगर आपका बीपीएल या मतदाता सूची में नाम नहीं है तो अगर आपके पति का है या आपके फादर का, आपके पिता का नाम है तो भी काम हो जाएगा आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म को देखने के बाद और सारे पॉइंट को आराम से पढ़ने के बाद आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको रियलिटी में अगर क्या होगा तो भी चल जाएगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ आपका नहीं है पर आपके पिता या पति का है तो भी आपका काम हो जाएगा। आवेदिका का आधार लिंक्ड समग्र आईडी आपकी लगेगी यहाँ पे। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। बिंदु 1 एवं 2 के नाम, बिंदु 1 या 2 में नाम ना होने की स्थिति में एसडीएम या तहसीलदार या नायब तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र का विवरण। शैक्षणिक योग्यता आपको डालनी है हायर सेकेंडरी। अब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपको भरना जरूरी है यहाँ पर डिटेल, नहीं। अगर आपने केवल हायर सेकेंडरी किया तो हायर सेकेंडरी की डिटेल डालिए और इसके साथ अगर ग्रेजुएशन किया तो उसका भी डालिए, या दोनों किया है तो दोनों का, एक किया है तो एक का। आवेदिका की जाति आपको डालना है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी ओबीसी ये सब, तो आपको उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आप विशेष जाति से आते हैं, क्योंकि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जब आपका चयन होगा, चयन लिस्ट में आप प्रायोरिटी में रहेंगे, विशेष पिछड़ी जनजातियां। अगर कोई नॉर्मल इंसान आता है और आप लोग रहते हैं तो आपका चयन पहले होगा, उसके बाद किसी और का होगा।
आपका मतलब बैगा, भारिया और सहरिया, आपको प्रायोरिटी दी जा रही है इसमें चयन में। यहाँ ये सब कुछ लिखा है, तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा कि हाँ, आप विशेष पिछड़ी जनजाति से हैं। आपका स्टेटस क्या है, मतलब वैवाहिक स्थिति, वो डालना है। फिर आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका या आशा कार्यकर्ता या पूर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अगर आप ये सब कुछ है तो उसकी डिटेल डालनी है। पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य अनुभव का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। ओके। पूर्व में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्र का क्रमांक और ये सारी चीजें, अगर आप पहले से पद पे थी तो कार्य करने की अवधि वगैरह, पद छोड़ दिया है तो उसका कारण। क्या वेदिका सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और अच्छा ओके, ये सारा कुछ है। ये सब तो ऐसे। अब ये देखिए कि आपको क्या क्या लगेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुलग्नक, जन्म तिथि के लिए नियत अंक सूची या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आवेदिका पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता संबंधी कक्षा के अंक सूची की सत्यापित प्रति, आधार कार्ड, आवेदिका का स्वयं का या की छाया प्रति लगा। फिर इसके बाद है मतदाता परिचय पत्र, वोटर लिस्ट, स्लैश लगा है तो इसमें से कोई भी आप होगा तो भी काम चल जाएगा, या बीपीएल राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची या समग्र आईडी की छाया प्रति जिसमें आवेदिका या उसके पति, पिता, माता का नाम दर्ज हो, राशन कार्ड अथवा पात्रता सूची, मतदाता परिचय पत्र, मतदाता सूची, बीपीएल सूची में आवेदिका, पिता, माता या पति का नाम ना होने की दशा में एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विशेष अनुसूचित जनजाति, जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग होने की दशा में सक्षम अधिकारी या अनुभागीय अधिकारी राजस्व से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त होने की दशा में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदिका की माता की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने संबंधी परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सेवा काल के दौरान, ये सारी चीजें। आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर ही विचार किया जाएगा। उसके पश्चात किसी भी स्तर पर कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। आवश्यक न्यूनतम एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। न्यूनतम एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची संलग्न न होने की स्थिति में नियुक्ति की पात्रता आपकी नहीं होगी। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आवेदन पत्र की प्राप्ति, इसमें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जन्म प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी हो, या वोटर लिस्ट हो, या मतदाता परिचय पत्र हो, राशन कार्ड हो, अथवा ये सब कुछ, बीपीएल सूची की सत्यापित प्रति, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट की सत्यापित प्रति, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट की सत्यापित प्रति, अगर स्नातक नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, और ये सारी चीजें। इसमें अभी आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या छुट्टी से संबंधित और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीजें। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए अवकाश संबंधी निर्देश। सामान्य अवकाश आपका क्या रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 20 दिन के अवकाश की पात्रता होगी एक साल में, मतलब आपको एक साल में 20 दिन का अवकाश आप ले सकती है, 20 दिन की छुट्टी ले सकती है, लेकिन एक बार में 10 दिन की छुट्टी से ज्यादा आपको नहीं दी जाएगी, और ना ही आपके जो मानदेय है, मतलब आपकी वेतन है, उसमें कटौती भी नहीं की जाएगी। मातृत्व अवकाश आपको जैसा कि पता है सब मिलता ही है।
तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका को जिन्होंने 1 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है, अगर आपने 1 वर्ष कार्य कर लिया है इस पद पे, तो उन्हें पूरे सेवा काल में 2 बार मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश की अवधि 180 दिन की होगी। गर्भावस्था के 8वें माह अथवा उसके उपरांत कभी भी 180 दिवस का मातृत्व अवकाश लिया जा सकेगा। उक्त अवकाश केवल 2 जीवित जन्म तक ही, केवल 2 बच्चों के लिए ही आप अवकाश ले सकती है। गर्भपात अवकाश भी आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, 45 दिनों का। और मानदेय भी आपको इसमें रहेगा, आपका वेतन नहीं कटेगा। अवकाश स्वीकृति, ग्रीष्मकालीन भी अवकाश मिलेगा, ये पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष 1 जून से 15 जून के मध्य आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 15 दिवस का अवकाश होगा, मतलब 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में होगा ये। अवकाश अवधि के दौरान निर्धारित टीकाकरण एवं मासिक वजन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस अवधि में 6 माह इस अवधि में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं तथा पात्रताधारी किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ सफाई, मरम्मत इत्यादि के कार्य कराए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने अभिलेखों का परीक्षण एवं विधिवत संधारण, सर्वे इत्यादि कार्य पूरा किया जाएगा। इस अवधि में विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा। इस अवधि में कोई हितग्राही आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आएगा। ओके। सहायिका को क्या सुविधाएं दी जाएंगी और कार्यकर्ता को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा। आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेक्टर या परियोजना मुख्यालय पर बुलाए जाने या मुख्यालय से केंद्र तक आने जाने, प्रशिक्षण तथा अन्य कार्य से यात्रा किए जाने पर राज्य शासन के द्वारा यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार समान बस अथवा रेल किराया या यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के समान यात्रा भत्ता मिलेगा। ओके। आपको यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, 2 यूनिफॉर्म आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। कार्यकर्ता मतलब आपको अगर आपका चयन हो जाता है तो आप ऐसे ही अपने मनपसंद कपड़े पहन के नहीं जा सकते, आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा वहां की। बीमा योजना आपका लाभ मिलेगा आपको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। आयुष्मान कार्ड भी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निःशुल्क चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड भी आपको दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति एक मुफ्त लाभ। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका को सेवानिवृत्ति पर निर्धारित एक मुश्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। आपको वार्षिक मानदेय वृद्धि, मतलब आपका जो वेतन या मानदेय आपको दिया जाता है उसमें वृद्धि भी होगी साल में। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका को प्रतिवर्ष जुलाई माह में वार्षिक मानदेय वृद्धि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त प्रभार मानदेय, भारत सरकार द्वारा देय मानदेय के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका को राज्य पद से अतिरिक्त मानदेय राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, भाग 5 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए सेवा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश हैं। कौन से दिशा निर्देश हैं देख लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में जन्म से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती महिलाएं तथा धात्री महिलाएं हितग्राही के रूप में दर्ज होती हैं, जिन्हें विभागीय योजना सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है। साथ ही हितग्राहियों को 300 दिवस पोषक 300 दिवस पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अतः आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन किया जाना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा पद से त्याग पत्र देने की स्थिति में 1 माह पूर्व इसकी सूचना संबंधित सेक्टर या पर्यवेक्षक को दी जानी आवश्यक है। तो भाई आपको संबंधित आंगनवाड़ी की जो महिला पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, अगर आपको
त्याग पत्र देना है तो उनको सूचना देनी होगी एक महीने पहले, जिससे वो वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। आपको स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि डाटा संग्रहण के लिए आपको स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित डाटा संधारण की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की सेवा से सेवा मुक्ति त्यागपत्र अथवा सेवा से पृथक किए जाने की स्थिति में प्रदत्त स्मार्टफोन को संधारित डाटा सहित संबंधित सेक्टर। ओके, अगर आप त्याग पत्र देती हैं या छोड़ती है इस जॉब को, तो आपको जो स्मार्टफोन दिया गया है वो आपको महिला पर्यवेक्षक को दे देना होगा। यहाँ का डाटा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लग रहा है क्या? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका को विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म प्रदान किए जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रदायित यूनिफॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र की सेवा प्रदाय प्रदाय के समय नियमित रूप से पहनना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपको मिली है तो आप घर में रख दो, पहनना है। पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा लगातार 3 बार यूनिफॉर्म नहीं पहनने की स्थिति में अगर आप वरिष्ठ अधिकारी या महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी का सुपरविजन करने आएंगे, पर्यवेक्षण करने आएंगे, अगर उस दौरान आप 3 बार ऐसे मिल गई है कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। और क्या लिखा हुआ है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा बिना अनुमति के केंद्र से अनुपस्थित रहने। अगर आप बिना सूचित किए अनुपस्थित रहती हैं, निरंतर केंद्र पर विलंब से उपस्थित होने और लगातार आप लेट पहुंचती हैं आंगनवाड़ी में, कार्य में लापरवाही करती है, अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता आदि के जाने पर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। लगातार 3 बार बिना सूचना के अगर आप छुट्टी लेती है या नहीं जाती हैं, आपको 7 दिवस के आपका 7 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। और 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति होने पर, और ऐसा अगर आप 3 बार करती हैं, ये अपनी इस चीज को आप 3 बार दोहराती हैं तो कारण बताओ नोटिस भी आपको जारी किया जाएगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट पद पर चयन होगा आपका, इसलिए। ओके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र मुख्यालय से बाहर जाने पर संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा अनुमति ली जाएगी। इसी प्रकार विदेश यात्रा किए जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को, आप कहीं ऐसे भी कहीं भी नहीं जा सकती, आपको सूचित करके जाना पड़ेगा कहीं भी। अगर आप कोई मीडिया का यूज करती है, सोशल मीडिया का, तो सावधानी से करना होगा ताकि आप आंगनवाड़ी की छवि को बेहतर बनाए और काम की जानकारी दे, धूमिल ना करे वहां की छवि को। ये सारी चीजें हैं, तो आपको पता लग गया कि आपको क्या क्या करना है। वो सारी चीजें, पोषण आहार वितरण और ये सारी चीजें, यही सब आपका काम होगा। और आपको छुट्टी वगैरह का भी पता चल गया, आपको ड्रेस पहन के जाना होगा, आप गैप भी नहीं मार सकते, ज्यादा लेट भी नहीं जा सकते, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।